तो या अब आप अपने क्वेश्चंस पूछिए जो आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। कृष्णा जी पता मेरा नहीं क्वेश्चन हम्म मैं ना हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ अच्छा। नोड में, कोड में और आपका जो ये नोड, पोड, कंटेनर, इन तीनों के बीच में मैं ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज जो ये क्लस्टर आईपी होती है या सर्विस होती है, एक इसमें कंफ्यूज रहता हूँ, इसे मैं चाहता हूँ आप प्लीज क्लियर कर दीजिए। ठीक है, पहला क्या था? कंटेनर एंड पहला था नोड, कंटेनर और पोड, इन तीनों के बीच में नोड, मैं नोड कंटेनर और पॉड, राइट? पॉड, ठीक है। एक सेकंड, अगर मैंने क्वेश्चन सही से समझा है तो आप ये पूछना चाह रहे हो कि कंटेनर और पॉड और नोड, इन तीनों के बीच में आपको कंफ्यूजन है, राइट? देखो, नोड जो होता है, ठीक है, जो कि हम पहले बेयर मेटल में यूज करते थे ये वर्ड नोड। नोड में जनरली एक कंप्लीट सर्वर को रिप्रेजेंट किया जाता था। दैट मीन्स कि आपका हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर चलने वाला सॉफ्टवेयर, ये तीनों चीजें एक नोड मानी जाती थी। जब आप वर्चुअल मशीन में आते हो ना, तब भी ये नोड वाला कॉन्सेप्ट स्टिल वैलिड है। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर भले ही अलग हो गया, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम और जो सॉफ्टवेयर है वो स्टिल अभी भी एक साथ है। तो इसको भी हम नोड बोलते हैं, वीएम को भी हम नोड बोल सकते हैं। हार्डवेयर पे बेस्ड जो बेयर मेटल होता है, इसको भी हम नोड बोलते हैं। जब भी कोई नोड बोलता है तो आप इमेजिन करो, या तो वो बेयर मेटल भी हो सकता है और वो एक वर्चुअल मशीन भी हो सकती है, दोनों हो सकता है, ठीक है। अब जो आता है कंटेनर और पॉड, ये सबसे मेन चीज है समझने वाला, कंटेनर और पॉड। क्योंकि आपने पीछे की क्लासेस नहीं अटेंड करी थी, ठीक है, वहां पे मैंने आप लोगों को कंटेनर और पॉड के बीच में बताया था डिफरेंस। देखो, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम, अब आप वर्चुअलाइजेशन तो समझ ही गए कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्चुअलाइजेशन है, बेसिकली वर्चुअलाइजेशन नहीं है, आइसोलेशन है, ठीक है। जो राइट वर्ड होता है वो वर्चुअलाइजेशन ही आइसोलेशन है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डजेंट मैटर कि वो हार्डवेयर से आ रहा है या वीएम से आ रहा है, ठीक है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं मल्टीपल स्लाइसेस में काट दूं, ठीक है, मल्टीपल स्लाइसेस में काट दूं, और उन हर एक सेक्शन को मैं कंटेनर बोलूं, तो इसको हम बोलते हैं कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी। अभी कंटेनराइजेशन पॉसिबल कैसे? इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कंटेनर सॉफ्टवेयर, कंटेनर रन टाइम सॉफ्टवेयर। अब कंटेनर रन टाइम सॉफ्टवेयर जो है, सबसे पहले जो ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा कंटेनराइजेशन का, वो डॉकर कंपनी ने दिया था, ठीक है। तो इसीलिए जो सबसे पहला उन्होंने रन टाइम बनाया था अपना डॉकर इंजन, वो सबसे फेमस है, और इसीलिए कई बार हम उसको डॉकर डॉकर बोलते हैं, ठीक है। कई बार हम कंटेनर्स को डॉकर बोल देते हैं, बट एक्चुअली में डॉकर कंपनी है। और कंटेनर्स जो आप चलते हैं, जो मेन जो प्रोडक्ट है जो आपका चलता है, वो होता है कंटेनर। अब ये कंटेनर चीज क्या है? कंटेनर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एक छोटा सा आइसोलेटेड एरिया है। तो ये जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर मैं इसको मान लो आइसोलेट कर दूं, एक छोटा सा हिस्सा काट लो इसके अंदर से, ठीक है, और उसको काट के मैं बिल्कुल जोन बना दूं, उस जोन में किसी की एंट्री नहीं हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ जो कंटेनर है वो सिर्फ वहां पे आके डिप्लॉय होता है। तो क्या हुआ कि एप्लीकेशन डेवलपर ने पूरा का पूरा एप्लीकेशन, जैसे फुल स्टैक बनता था पहले, ठीक है, जब वो फुल स्टैक बनता था तो 1 2 3 4 5 करके वो पूरा ही डीवीडी बना के देता था डिलीवरी में। तो जो वो पूरी की पूरी डीवीडी से, आईएसओ से आप पूरा का पूरा एप्लीकेशन डिप्लॉय करते थे, तो दैट मीन्स कि इस पूरे ओएस के ऊपर आपका अपना ओनरशिप होता था। वीएम में भी सेम यही था। वीएम में भी आपको बनी बनाई इमेज मिलती थी, क्यूकाउ इमेज मिलती थी, आईएसओ इमेज मिलती थी, उसको आप डिप्लॉय करते थे, तो अगेन उस ओएस के ऊपर पूरा का पूरा आपका एप्ली कंट्रोल होता था। यहाँ पे ना आपको वीएम की इमेज मिल रही है, ना आपको कोई मतलब कोई ओएस की इमेज नहीं मिल रही है, ना आईएसओ है, ना डीवीडी है, ना वीएमडीके है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या मिलता है? यहाँ पे आपको बेसिकली, जब आपका जो डेवलपर है, जब वो आपको सॉफ्टवेयर रिलीज करता है, तो वो सिर्फ आपको एक छोटा सा पैकेज देता है, जो कि tar डॉट gz करके फॉर्मेट में होता है। वो बेसिकली कंटेनर होता है। कंटेनर क्या होता है? जब उसने अपने एनवायरनमेंट में डेवलप किया था, तो उसने क्या किया कि उसने जो एप्लीकेशन था उसका, उसने उस पर्टिकुलर एरिया को कट कर दिया, और उसने कट करके एक पैकेज बना दिया। अब ये पैकेजिंग क्या ना, जो मेथड होता है, कंटेनर पैकेजिंग का मेथड होता है, उसके लिए डॉकर के टूल्स आते हैं, ठीक है। तो आप डॉकर कंपोज करके यूज कर सकते हो, जिससे कि आप एक नया कंटेनर बना सकते हो। आप अपने, मान लो आपने अपने वीएम पे लॉगिन किया हुआ है, उस वीएम पे आप मान लो एक कंटेनर बनाना चाहते हो, एक सर्विस है, उस सर्विस को आप कंटेनराइज करना चाहते हो, तो आप डॉकर कंपोज यूज करोगे, तो वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली एक कंटेनर इमेज बना देगा। उस कंटेनर इमेज को आप कहीं भी, किसी को भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, किसी को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मान लो वो इमेज में लेकर आया जो कि tar डॉट gz है, और वो लाके मैंने अपने सिस्टम पे ऑन किया। अगर मेरे सिस्टम पे कंटेनर सॉफ्टवेयर डिप्लॉय है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कंटेनर डी हो, कंटेनर रन टाइम हो, सीआरआई हो, मिरांटिस कंपनी का हो, किसी का भी हो,
तो वो क्या करेगा, वो इस पर्टिकुलर ओएस के ऊपर उसको डिप्लॉय कर देगा। तो ये बेसिकली कंटेनर होते हैं। क्यूबरनेटिस कंटेनर पे काम नहीं करता है, क्यूबरनेटिस जो है वो पॉड पे काम करता है। तो पॉड और क्यूबर कंटेनर्स के बीच में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। ये भी मैंने लास्ट एक उसमें बताया था, हाँ यहाँ पे देखो, पॉड क्या होता है। बेसिकली क्यूबरनेटिस जो भी ऑपरेशन करता है ना, अब आप डॉकर में जब आप जाते थे तो डॉकर में आप रन करते थे कंटेनर्स को, तो वहां पे आप डायरेक्टली कंटेनर्स को कंट्रोल करते थे, स्टॉप स्टार्ट आप कर सकते हो। लेकिन क्यूबरनेटिस कंटेनर्स को कंट्रोल नहीं करता है, क्यूबरनेटिस पॉड को कंट्रोल करता है। पॉड बेसिकली एक रैपर है। रैपर मतलब कि जैसे गिफ्ट बॉक्स, जो मैंने पहले भी बताया था, मतलब ये कि आप एक गिफ्ट बॉक्स के अंदर एक कंटेनर को रखते हो। तो ये जो आप देख रहे हो ना, जो मैंने एग्जांपल दिया हुआ, ये बेसिकली कंटेनर्स है। इन कंटेनर्स को पैकेज किया जाता है एक पॉड के अंदर, और उस पॉड को फिर आप क्यूबरनेटिस को देते हो और क्यूबरनेटिस उस पॉड को डिप्लॉय करेगा। तो जब आप नेटवर्किंग करते हो, जैसे मान लो आपने पॉड को डिप्लॉय किया क्यूबरनेटिस के अंदर, और आपके अगर मान लो 2 कंटेनर्स हैं, तो उन दोनों कंटेनर्स को आपके क्या कहते हैं कि आईपी रिसोर्सेज सेम नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे कि यार ऐसा थोड़ी हो, आईपी एक ही आईपी नहीं मिलेगी आपको, उन पॉड को एक आईपी मिलेगी। देखो सॉरी, पॉड को एक आईपी मिलेगी, लेकिन जो ये कंटेनर्स हैं, इन कंटेनर्स के अपने रिसोर्सेज होते हैं, इन कंटेनर्स का अपना डेफिनेशन होता है, सब कुछ अपना होता है। क्यूबरनेटिस जो स्टॉप स्टार्ट करता है ना, बेसिकली जो स्टॉप स्टार्ट करता है या जो डिप्लॉय करता है, वो पॉड को डिप्लॉय करता है। बस यही एक थिन लाइन डिफरेंस है। थिन लाइन डिफरेंस ये है कि कंटेनर एक्चुअली पॉड के अंदर होता है और क्यूबरनेटिस पॉड के ऊपर एक्शन लेता है। ठीक है, तो देयर इज नो बिग डिफरेंस बिटवीन कंटेनर एंड पॉड। पॉड रैपर होता है जिसके अंदर कंटेनर होता है। जब आप पॉड पे लॉगिन करते हो ना, अगर आपने कभी क्यूबरनेटिस में लॉगिन किया होगा किसी भी पॉड के अंदर, तो आप डायरेक्टली पॉड पे लॉगिन नहीं कर सकते हो, आपको कंटेनर का नाम स्पेसिफाई करना पड़ता है। दैट मीन्स कि आप कंटेनर पे लॉगिन करते हो, और अगर आप कई बार जैसे आप कंटेनर का नाम आपने नहीं स्पेसिफाई किया, तो एक डिफॉल्ट कंटेनर होता है, तो क्यूबरनेटिस आपको डिफॉल्ट कंटेनर के अंदर लेके जाता है। तो जब आप पॉड पे लॉगिन करते हो, तो देयर इज नथिंग कॉल्ड पॉड, एक्चुअली वो कंटेनर्स होते हैं। पॉड सिर्फ एक रैपर है, मतलब जस्ट एक रैप करने के लिए बनाया गया है कि क्यूबरनेटिस को स्टॉप स्टार्ट करना है, डिलीट करना है, डिप्लॉय करना है, वो सब कुछ वो पॉड के फॉर्म में करता है। जो भी ऑपरेशन आप करते हो ना, क्यूबसीटीएल गेट पॉड, तो जब आप क्यूबसीटीएल गेट पॉड करते हो, तो आपको पॉड का नाम आता है। उस पॉड के नाम के आगे आपको कुछ दिखता है लिखा हुआ, 3x4, 2x4, 2x2, 1x1। वो क्या होता है, वो बेसिकली कंटेनर होता है, और वो उसकी स्टेट बताते हैं कि आपके 2 कंटेनर अगर 2x2 आ रहा है, अगर आपने क्यूबसीटीएल गेट पॉड किया और आपको अगर स्टेट में वहां पे आ रहा है उसका 2x2, ठीक है, तो अगर वो 2x2 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 2 कंटेनर्स हैं और दोनों की दोनों अप हैं। अगर वो आ रहा है 1x2, इसका मतलब है कि 2 कंटेनर्स हैं लेकिन एक कंटेनर अप है और एक कंटेनर अप नहीं है, रनिंग में नहीं है। अगर वो आ रहा है 0x2, दैट मीन्स कि कोई भी कंटेनर रनिंग में नहीं है। कृष्णा जी, बट वो तो पोर्ट्स का स्टेटस बताता है ना, वो उस कंटेनर का स्टेटस थोड़ी बताता है। कंटेनर का स्टेटस देखो, कंटेनर का स्टेटस ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंक्लूडेड होता है। जो नहीं, आप वो हाँ, टू तो बाई बट टू देखते मेरा हो क्या, ना। नहीं नहीं, मैं हाँ, आपको पूछना चाहता हूँ, मेरे हम्म, सपोज करो मैंने एक पोर्ट डिप्लॉय करा, एक हाँ, पोर्ट में मेरे एक कंटेनर तो हो नहीं सकता, मल्टीपल कंटेनर्स हो सकते हैं, करेक्ट? नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। देखो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक से एक से ज्यादा कम नहीं भी। हो सकता। ओके। तो एक कंटेनर जब आपका होता है, देखो क्यूबरनेटिस एक्चुअली कैसे डिटरमिन करता है कि आपका पॉड अप है या रनिंग है, ठीक है, वो डिटरमिन करता है ऑन द बेसिस ऑफ योर कंटेनर स्टेट। तो क्यूबरनेटिस क्या करता है कि जब आपके जितने भी पॉड जब आप डिप्लॉय करते हो, उसके अंदर जो कंटेनर्स होते हैं उनको सबको मॉनिटर करता है वो, और मॉनिटर करके, तो अब क्या होगा देखो, दो दो सिचुएशन पॉसिबल है। एक तो ये कि मेरा कंटेनर्स का जैसे मान लो 2x2 आ रहा है, अब जैसे 2x2 आ रहा है मतलब कि 2 कंटेनर्स और दोनों के दोनों रनिंग कर रहे हैं, तो मैं बोलूं कि मेरा पॉड अब बिल्कुल रनिंग में है। अब अगर मान लो 1x2 हो गया, अब 1x2 हो गया तो मैं क्या अपने पॉड के स्टेटस को फेल करूंगा या नॉट रनिंग बताऊंगा? नहीं। वो क्या करता है कि अगर एक भी कंटेनर रनिंग है, मतलब कि उस पॉड में अगर 2 कंटेनर्स हैं और 2 में से अगर एक भी रनिंग है, तो वो तब भी उसके स्टेटस को रनिंग दिखाएगा। तो अब आप बोलोगे कि मिसलीडिंग है, मिसलीडिंग नहीं है। देखो पॉड जब आप रैप करते हो ना, जब डेवलपर पॉड को रैप करता है, तो वो हमेशा ये इंश्योर करता है कि वो किस तरीके के 2 कंटेनर्स को एक पॉड में रखना चाहता है। जनरली एक पॉड के अंदर आप एक मेन कंटेनर रखते हो और उसके साथ उसके हेल्पर्स रखते हो, हेल्पर कंटेनर। हेल्पर कंटेनर मतलब साइड कंटेनर्स बोलते हैं उसको बेसिकली, जो उस कंटेनर को हेल्प कर रहा है कुछ और फंक्शन करने में, बट वो मेन फंक्शन नहीं है। तो इसी बेसिस पे क्या होता है कि क्यूबरनेटिस ये कहता है कि अगर आपका इस पॉड में एक भी कंटेनर अप है,
दैट मीन्स आपका पॉड अप है और वो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा, ना वो उसको डिलीट करेगा, ना वो उसको कुछ भी नहीं करेगा उसके ऊपर एक्शन। अब आप बोलोगे कि मुझे चेक करना है, तो आपको फिर kubectl डिस्क्राइब पॉड करना पड़ेगा। डिस्क्राइब पॉड में आपको हर कंटेनर का स्टेट बताएगा कि कंटेनर का स्टेट क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से kubernetes काम करता है। थैंक यू कृष्णा। क्लियर? हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? बेशक क्लस्टर आईपी और सर्विस एक ही चीज है या अलग अलग चीज है? क्लस्टर आईपी, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था। अच्छा, आपने पूछा सर्विस। हाँ हाँ बेटा। सर्विस और क्लस्टर आईपी, हाँ हाँ सर्विस इज डिफरेंट थिंग। सर्विस एक डिफरेंट चीज होती है। क्लस्टर आईपी बेसिकली क्या होता है कि जब आप कोई भी सर्विस को डिफाइन करते हो, सर्विस एक ऑब्जेक्ट होता है जो आपको डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। कि जब आप सिर्फ पॉड डिफाइन करने से आपका काम नहीं चलता, आपको नेटवर्किंग भी डिफाइन करनी पड़ती है, ठीक है। कि आपको किस तरीके से ट्रैफिक को लेना है, इंग्रेस ईग्रेस, वो सारी डेफिनेशन, तो उसके लिए आप एक सर्विस भी डिफाइन करते हो। सर्विस में बेसिकली क्या होता है कि सर्विस में आपका, मान लो आपने एक यूआरएल कॉन्फ़िगर करा कि ये मेरा यूआरएल रहेगा। उस यूआरएल में आप डिफाइन करते हो कि क्या-क्या पोर्ट्स में अलाउ करूँगा, कि इस यूआरएल के लिए मैं 8080 दूँगा, 8443 दूँगा या कोई कस्टमाइज़ पोर्ट दूँगा। वो सारी आप डेफिनेशंस लिखते हो। तो वो सारी चीज़ें आप सर्विस के अंदर डिफाइन करते हो और ये बताते हो कि वो सर्विस किस पोर्ट से जाके बात करेगी। लेकिन जो क्लस्टर आईपी होता है, वो जब आप क्लस्टर आईपी सिलेक्ट करते हो किसी भी पॉड के लिए, तो वो क्या करता है कि वो अपने इंटरनल क्लस्टर से एक आईपी दे देता है। अब विद इन दैट क्लस्टर आप उस सर्विस को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन आउटसाइड से अगर आप चाहोगे ट्राई करना, तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो क्लस्टर आईपी को आप बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, वो सिर्फ विद इन कुबरनेटिस के लिए है। कि मान लो एक सर्विस है आपकी, एग्जांपल के लिए मैं कैसे दूं, बहुत डिटेल एग्जांपल देना पड़ेगा, बट आपको रिलेट करना है कि आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, आपके मल्टीपल सर्विसेज हैं। तो मल्टीपल सर्विसेज को अगर आपस में बात करना है, तो क्लस्टर आईपी के थ्रू बात कर सकते हैं, या वो सर्विस डिस्कवरी के थ्रू बात कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इमेजिन करो। क्लस्टर आईपी का मतलब ये होता है कि आपकी सर्विस को एक आईपी मिल गई है, पर वो आईपी बाहर से नहीं एक्सेस हो सकती, वो सिर्फ इंटरनली एक्सेसिबल है। एक्सटर्नल देखो, ये जो मैंने आपको जो 5 समझाए हैं ना, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल 2 टाइप के कम्युनिकेशंस है। अब आपको अगर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करना है, तो आप क्लस्टर आईपी के थ्रू नहीं कर सकते। आप नोड पोर्ट यूज़ करोगे, लोड बैलेंसर यूज़ करोगे या इंग्रेस यूज़ करोगे। आपको अगर इंटरनल कम्युनिकेशन करना है, तो आप सर्विस डिस्कवरी यूज़ करोगे, क्लस्टर आईपी यूज़ करोगे। तो आपको अपना यूज़ केस इवैल्यूएट करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको विद इन क्लस्टर ही आपको बात करनी है, मान लो आपका एप्लीकेशन ए है, उसकी सर्विस है, और एप्लीकेशन बी से बात करना चाहता है, उसकी सर्विस है, तब आप इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। बट आप बोलते हो कि नहीं, कोई एक्सटर्नली आके कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो आप इसको नोड पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करवा सकते हो। मान लो गुई है, फॉर एग्जांपल ये गुई की सर्विस है, तो गुई की सर्विस अगर आप डिफाइन कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तब वो क्या करेगा कि वो जो भी आपके वर्कर नोड की आईपी होगी, उसके थ्रू वो क्या करेगा, उस पोर्ट पे आके ओपन कर लेगा। तब आप एक्सटर्नली एक्सेस कर पाओगे। तो ये होता है। और डिटेल में हम बात करेंगे जब हम और ज्यादा यूज केसेस देखेंगे। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ फंडामेंटल्स ही क्लियर कर रहा हूँ आज की डेट में। आई होप आपको फंडामेंटली समझ में आया। क्लियर। थैंक यू। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? कृष्णा, आपने एक वर्ड यूज किया था यहाँ पे, क्लाउड नेटिव और माइक्रो सर्विस। हाँ, तो उसका एक बार बताओगे फिर से थोड़ा सा कि एक्चुअली वो क्या है? एक बार वो स्लाइड में जाओगे? हाँ, यस, ये देखो, वाला। हाँ, और इसमें क्लाउड आपने नेटिव, यस, हाँ, हाँ, आपने ये कहा था कि जैसे आपका जो पहला वाला ब्लॉक है, दैट इज जो हम बोलते हैं कि सर्वर्स हैं, देन हम गए वर्चुअलाइजेशन में, देन हम आए कंटेनर्स के अंदर। तो ये एपीआई सर्वर, डेटाबेस, अलार्म मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें, ये कैसे मतलब अलग है इनसे? अलग, अच्छा, हाँ, देखो, आपने कहा था ना कि एपीआई सर्वर अगर कुबरनेटिस में डालते हैं, जैसे आप कह रहे हो माइक्रो सर्विसेज के अंदर, तो हम्म, हमको चेंज करना पड़ेगा पूरा आर्किटेक्चर, अगर इफ यू आर गोइंग टू फिजिकल सर्वर्स राइट। आर्किटेक्चर। तो वो कैसे अलग है और वो कैसे करते क्या है वो? देखो, सबसे पहले तो मैं आपका ये क्लियर करता हूँ कि क्लाउड नेटिव क्या होता है। यस, हाँ। क्लाउड नेटिव, देखो, एक ऐसा एप्लीकेशन जो पहली बार डेवलप हुआ है, जिसकी डेवलपमेंट फर्स्ट टाइम हो रही है, और वो सिर्फ और सिर्फ क्यूबरनेटिस प्लेटफॉर्म पे ही चल सकता है, ठीक है। उसको हम क्लाउड नेटिव बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि आपने कोई भी नया एप्लीकेशन, आपके आर&डी ने कोई नया सॉफ्टवेयर दिया, ठीक है। तो जो सोर्स कोड उन्होंने यूज किया है, जिसके थ्रू उन्होंने पैकेज करके आपको कोड दिया है, वो पूरा का पूरा जो सोर्स कोड है, वो सिर्फ और सिर्फ क्लाउड के लिए बनाया गया है।
मतलब कि कंसीडरिंग द आर्किटेक्चर। अब देखो क्या होता है, मैं अगर बोलूंगा कि सिर्फ क्लाउड के लिए बनाया गया है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सिर्फ क्लाउड के लिए कैसे बनता है। एक्चुअली में जो बात होती है वो होती है आर्किटेक्चर की बात। अब यहाँ क्या होता था, जो फिजिकल सर्वर की टेक्नोलॉजी में जब आपके मान लो कि एक हार्डवेयर है, बराबर में आपका स्टोरेज कनेक्टेड है, एक और सर्वर कनेक्टेड है, क्लस्टर है, मान लो 2 क्लस्टर का रिडंडेंसी है, ठीक है। अब ये जो सारा जो डिजाइन होता था, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता था, डेटाबेस कनेक्ट करना है। मान लो डेटाबेस सॉफ्टवेयर तो आपका सर्वर के अंदर ही होता है, बाहर आप अपना स्टोरेज रखते हो, ठीक है। तो स्टोरेज के लिए आपको फिजिकली आप कनेक्ट करते थे स्टोरेज के साथ, वहां से फिर आप अपना डेटाबेस रन करते थे। एपीआई सर्वर आप होस्ट कर रहे हो, क्लस्टरिंग है तो मान लो दो दो एपीआई सर्वर है, 2 नोड है, दोनों के एपीआई सर्वर है, एक एक्टिव एक स्टैंड बाय है। आप कोई क्लस्टरिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, मान लो कीप अलाइव यूज कर रहे हो, एचए प्रॉक्सी यूज कर रहे हो, या फिर आप पीसीएस यूज कर रहे हो। तो ये सारा जब आपका जो आर्किटेक्ट जब डिजाइन होता था, जब ये सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा जब सोर्स कोड लिखा जाता था, तो कंसीडरिंग ऑल दोस पॉइंट्स की ये एक फिजिकल डिप्लॉयमेंट का सर्वर है। तो इसमें हमें मान लो इनको आपस में बात कराना होगा तो हमें ये क्लस्टर यूज करना है, ये डेटाबेस होगा, ये डेटाबेस यहाँ होगा तो हमें ये चीज यूज करनी है, ये कंपोनेंट, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिजाइन करते थे। तो तभी वो उसी अकॉर्डिंग उसको प्रोग्राम करके फिर फाइनल डिलीवरी बनाते थे। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हो क्यूबरनेटिस के अंदर, तो क्यूबरनेटिस में आपको तो स्केल आउट नहीं करना है, तो दैट मींस कि यू डोंट नीड टू टेक केयर ऑफ लोड बैलेंसर। यहाँ तो आपको लोड बैलेंसर भी खुद ही डिजाइन करना पड़ता था। तो जो आपका एप्लीकेशन है वो इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि जब कोई लोड बैलेंसर में एंट्री क्रिएट हो तो वो दोनों को हैंडल कर सके। अब ऐसा नहीं होना कि आपने डेटाबेस बना दिया, ठीक है, और आपने 2 नोड बना दी। अब डेटाबेस तो एक ही रहता है, मान लो कि 2 नोड बनाओगे, बट डेटाबेस तो आप एक अलग से रखते थे, क्योंकि अगर 2 यस। नोड कल को 3 नोड बनाया आपने, 4 नोड बनाया, तो सबके सब अपना अपना डेटाबेस बनाएंगे, तो दैट मीन्स कि आपका डेटाबेस कभी भी काम नहीं करेगा। तो जो डिजाइन था, मतलब कि जो आर्किटेक्चर था, वो इस तरीके से बनाया जाता था कि जब भी कोई नई नोड एंटर हो तो वो इसी डेटाबेस को यूज करे रेदर देन क्रिएटिंग अ न्यू डेटाबेस। तो वो कैसे पॉसिबल होता था, जब आप उसको फ्रेमवर्क जब आप डिजाइन करते थे। अब इसका फ्रेमवर्क बिल्कुल ही अलग है, ना तो यहाँ पे आपका क्लस्टरिंग है, ना ही आपके यहाँ पे आपके लोड बैलेंसिंग है, ना ही यहाँ पे आपका कोई स्केल आउट है, स्केल इन है, ना ही यहाँ पे आपका कोई एक्सपेंशन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट नेटवर्किंग भी आपके हाथ में नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जब आप इसको डिजाइन करते हो तो आपको इस वे में डिजाइन करना पड़ता है कि इस कंटेनर के अंदर आप जब इस कंटेनर को राइट करते हो तो कल को अगर ये एक्सपैंड होता है तो जो नया जो कंटेनर जब और डिप्लॉय होगा तो वो दोनों आपस में लोड बैलेंसिंग कर पाए। वो कैसे कर पाएंगे, जब आप फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करोगे। तो जो इसका जो फ्रेमवर्क है वो प्योरली डिफरेंट है और इसका फ्रेमवर्क प्योरली डिफरेंट है। तो इस फ्रेमवर्क में बने हुए सॉफ्टवेयर को, प्रोग्राम को अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, मान लो पैकेज करते हो, तो आपकी टार फाइल बनती है, ठीक है, tar.gz, जिसको कि आप आराम से किसी भी क्यूबरनेटिस पे आप डिप्लॉय कर सकते हो। नॉट ओनली क्यूबरनेटिस, आप किसी भी कंटेनर पे डिप्लॉय कर सकते हो, किसी भी कंटेनर प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। क्यूबरनेटिस तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कंटेनर्स को चलाते हैं। पर यही सेम फ्रेमवर्क में अगर आपने सॉफ्टवेयर लिया और आपने एक्सपोर्ट किया, पैकेज करके दिया, तो ये मोनोलिथिक पे नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जैसे ये एपीआई यहाँ पे आएगा, इसको पता ही नहीं कि मुझे अगले वाले एपीआई से कैसे बात करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो इसको पता ही नहीं था। ये तो सारा काम प्लेटफॉर्म करता था, टेक केयर करता यस। था। यहाँ पे ये सारा काम इस एप्लीकेशन के फ्रेमवर्क में लिखा जाता था। तो यही सबसे मेजर डिफरेंस है, इसीलिए इसको क्लाउड नेटिव बोलते हैं। जब ये पूरा फ्रेमवर्क डिजाइन किया गया तो वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको ना तो नेटवर्किंग की चिंता है, ना तो आपको लोड बैलेंसर की चिंता है, ना तो आपको स्केल आउट की चिंता है, ना तो आपको क्या कहते हैं फ्रंट एंड के लिए कोई लोड बैलेंसर, नेटिंग, या आप कुछ भी, मतलब जो भी आप सारे काम जो यहाँ पे खुद से करते थे, प्रॉक्सी, किसी चीज की चिंता नहीं है आपको। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एप्लीकेशन के कोर पे फोकस करना है। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जब डेवलपर ने लिखा तो उसने सिर्फ एपीआई सर्वर लिखा। डेवलपर को ये नहीं पता है कि एपीआई सर्वर कैसे बात करेगा, कैसे 2 एपीआई सर्वर आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ये डेटाबेस वाले ने डेटाबेस लिखा, उसको नहीं पता कि दूसरा डेटाबेस कैसे आ पाएगा, या ये एप्लीकेशन या कोई दूसरा एपीआई आएगा तो वो इस डेटाबेस को कैसे एक्सेस करेगा। ये सब कुछ प्लेटफॉर्म के आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसको क्लाउड नेटिव बोलते हैं। ये आर्किटेक्चर सिर्फ और सिर्फ क्लाउड के लिए ही पैदा हुआ है। ये वाला आर्किटेक्चर जो है वो फिजिकल के लिए। जब आप वर्चुअल में जाते हो ना, स्टिल यू हैव अ स्पेस, क्योंकि जब आप हार्डवेयर से वर्चुअल में गए तो आपका आर्किटेक्चर स्टिल आपके पास है। जो क्लस्टर आप यूज कर रहे थे, जो लोड बैलेंसर आप यूज कर रहे थे, स्टिल आप सेम यूज कर रहे हो। आपका फ्रेमवर्क चेंज नहीं हुआ है, आपका सिर्फ हार्डवेयर हट गया है। तो हार्डवेयर के हटने से फ्रेमवर्क चेंज नहीं हुआ है। आप अभी भी क्लस्टर यूज कर रहे हो, अभी भी रेड हैट पीसीएस यूज कर रहे होगे, या कीप अलाइव प्रॉक्सी, जो भी आपको सुटेबल लगता है। तो आप अपना डेटाबेस यूज करोगे, डेटाबेस की क्लस्टरिंग भी आप खुद ही करोगे। तो इन दोनों के आर्किटेक्चर में ना मेजर डिफरेंस नहीं है, इसीलिए यहाँ से यहाँ आप प्लग इन कर सकते हो विद माइनर ट्विस्ट।
तो अगर आप बोलते हो कि मेरा एक एप्लीकेशन था जो कि लेगेसी पे है, बेयर मेटल पे, मैं हूँ मोनोलिथिक पे, और मैं उसको वर्चुअल पे ले जाना चाहता हूँ, तो आपके लिए आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ ट्विस्ट करना है और आपका डेवलपर उसको रीपैकेज करेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत रीडेवलप भी करे और वो आपको यहाँ पे दे देगा पैकेज। लेकिन जब आप इस आर्किटेक्चर पे आओगे तो आप ये सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे नहीं लगा सकते एज़ इज़। आपको हर चीज़ को ब्रेक करना पड़ेगा, दोबारा से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, हर एक कंपोनेंट्स को दोबारा से रीराइट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द कुबरनेटिस फ्रेमवर्क, और फिर आपको नई पैकेजिंग देनी पड़ेगी। तो ये मेजर डिफरेंस है क्लाउड माइक्रो सर्विस और मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में। थैंक्स कृष्णा। कृष्णा, एक और बहुत छोटा सा सवाल है मेरा। हाँ। जैसे मान लो कंटेनर में हमने डेटाबेस डाला हमने, ठीक है, तो वो डेटाबेस मतलब सिर्फ सीक्वल आएगा कि उसके बेस के नीचे एक ओएस हमेशा रहेगा, जैसे हम कंटेनर पुल करते हैं डॉकर से वैसे? ये देखो, जो ओएस होता है ना वो आपको वर्कर नोड से मिलेगा। आपका जो डेटाबेस, आप अगर चाहे डेटाबेस रन करो, चाहे आप एपीआई रन करो, चाहे आप किसी भी तरीके का मतलब बेस में ओएस तो हमेशा रहेगा ना उसमें? बेस में तो इसकी भी ओएस है ना, एपीआई सर्वर के भी बेस में ओएस है। हाँ, यहाँ यस नीचे यस ओएस की ओएस है। मे बी मुझे एक काम करना चाहिए था, यहाँ पे लिख भी देना चाहिए था ना ऑपरेटिंग सिस्टम, शायद इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। ये पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब मैंने इसलिए नहीं लिखा, रीजन क्या था कि यहाँ पे मल्टीपल वर्कर नोड होते हैं, तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ कि यार एक ही ओएस के ऊपर आप इतने सारे एप्लीकेशन दिखा रहे हो। जब आप कुबरनेटिस का डिटेल आर्किटेक्चर देखते हो ना, तो यहाँ पे आपको समझ में आता है कि ये देखो ओएस होता है। अब अगर ये पॉड मान लो एपीआई है, टेकन केस की ये एपीआई है और ये डेटाबेस है, ठीक है, तो डेटाबेस जो है वो इसके ऊपर रन कर रहा है। ये कंटेनर रनटाइम सॉफ्टवेयर क्यूबलेट ने कंटेनर रनटाइम को बोला, कंटेनर रनटाइम ने हेल्म क्या कहते हैं हार्बर रेपोजिटरी में गया, हार्बर रेपोजिटरी से इमेज को डाउनलोड किया और उसने इस पॉड को रन कर दिया। ये बेसिकली एक डेटाबेस है, MariaDB या कोई भी डेटाबेस है। ये जो चल रहा है ये इसके ऊपर चल रहा है, इस वर्कर नोड के ऊपर। तो दैट मींस कि ये तो तीन स्टैक इसकी है ना अपनी, इसी के ऊपर ही चल रहा है। ये समवेयर कहीं यहाँ पे सेट कर रहा है इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में, कहीं एक स्लाइस, मान लो आप देखोगे ना एक स्लाइस होगा, यहाँ पे है आपका पॉड ये, और ये जो है एपीआई सर्वर ये यहाँ पे इस सॉरी ये यहाँ पे स्लाइस, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर ये है ना, तो यहाँ पे स्लाइस है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि एक पार्ट होता है ओएस के ही एक छोटे से सेक्शन को, जोन को हम आइसोलेट करके उसको हम कंटेनर बोलते हैं। ठीक है, डन डन डन। थैंक्स कृष्णा। ओके, और किसी का कोई मतलब क्या टेकअप करोगे? यार देखो, फंडामेंटल तो मैंने आज फिनिश कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो मेरा प्लान है कि अब मैं आपको बेसिक हैंड्स ऑन के लिए चीजें बताऊंगा, और इंटरनली की के पॉड कैसे डिप्लॉय होता है, क्रिएट कैसे करते हैं, बेसिकली एक नया पॉड कैसे बनाते हैं, ठीक है, नए पॉड को नेटवर्क कैसे देते हैं, वो सारी चीजें मैं कोशिश करूंगा। थियोरिटिकली ही दूंगा अभी तो, ठीक है। प्रैक्टिकली लैब के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं कैसे एक लैब बना सकता हूँ, कि आपको फिर लैब्स का भी हैंड्स ऑन करा दूंगा कि कैसे आप कुबरनेटिस की लैब बिल्ड कर सकते हो खुद से, ठीक है। कुबरनेटिस डिप्लॉय करना बहुत आसान है, उसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कमांड्स होती हैं, 3-4 कमांड्स रन करते हो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होता है। दो तरीके होते हैं कुबरनेटिस को डिप्लॉय करने के, एक होता है क्यूबेडियम जिसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव वे में प्लग एंड प्ले डिप्लॉयमेंट होती है, आपको कुछ नहीं करना होता है, वो खुद ही सारी सर्विसेज को डिप्लॉय कर लेता है। आपको सिर्फ नोड को ज्वाइन करना होता है। जो सबसे पहली नोड आप डिप्लॉय करते हो कुबरनेटिस के अंदर, वो पहली नोड वो मास्टर का रोल प्ले करता है और वो फर्स्ट मास्टर होता है। इसके बाद आप जो भी नोड्स को ज्वाइन करते हो आपको उनका रोल डिफाइन करना पड़ता है और वो उसमें मेंबरशिप लेते हैं। तो आप जो नेक्स्ट नोड को ज्वाइन करोगे तो क्या आप उसको कंट्रोलर बनाना चाहते हो या आप उसको वर्कर बनाना चाहते हो, वो आपको डिफाइन करना होता है। उसके अकॉर्डिंग वो उसमें सिर्फ वही सर्विसेज को इंस्टॉल करेगा, पर जो सबसे पहली नोड होती है उसमें वो सब कुछ इंस्टॉल करता है, ठीक है। दूसरा मेथड होता है जो बहुत ही टफ होता है, जिसमें आपको हर एक सर्विस को खुद इंस्टॉल करना पड़ता है, खुद से इंस्टॉल करके खुद को क्लस्टर को ज्वाइन करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। तो वो वाला मेथड तो हम नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिस, बट क्यूबेडियम वाला हम कर पाएंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। इनफैक्ट मैंने लास्ट सीजन में भी करवाया था, तो आपको अगर मुझसे पहले अगर वो चीज देखनी है तो आपको मैं दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको पढ़ लेना एक बार जाके ना, कैसे डिप्लॉय किया था हमने कुबरनेटिस। वही सेम मेथड हम इस बार भी यूज करेंगे लैब बिल्ड करने के लिए, बट उससे पहले कुछ प्रीरिक्विजिट में मैं सारी चीजें आपको चेक करके तभी बताऊंगा, सो दैट आप भी साथ में ही लैब को बिल्ड कर पाओ तो बेटर है, ठीक है। और कुछ इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? जी कृष्णा जी, मैं राशिद बोल रहा, बोले कि हम लोग जैसे पॉड्स के अंदर पॉड्स में लॉगिन करके उसके अंदर कुबेक्टियल करते हैं तो हम लोग कंटेनर पे चले जाते हैं, राइट? वो कुबेक्टियल वाली कमांड से पॉड का नाम देते हैं। तो हम लोग कभी डॉकर लोग लेते हैं पॉड्स को रिस्टार्ट करने से पहले, तो
वो डॉकर लोग जो लेते हैं उसको फिर से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है क्या? जो लॉग ले लेते हैं उसको रिस्टार्ट देने से पहले। नहीं वो पॉसिबल हेलो? नहीं। देखो कंटेनर के पास, मैंने आपको बताया था, कंटेनर के पास ना तो सीपीयू होता है, ना रैम होता है, ना स्टोरेज होता है, ठीक है। उसके पास कुछ भी नहीं होता है। वो बेसिकली बस एक प्रोसेसिंग करता है। जब तक वो रनिंग में होता है वो प्रोसेसिंग करता है, इरेस्पेक्टिव कि वो डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है वो आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो अगर आपको लॉग्स चाहिए पॉड के, तो आपके उस लॉग्स को आपको खुद ही राइट करना पड़ेगा, आपको कहीं रीडायरेक्ट करके किसी वॉल्यूम पे ले जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि बैकग्राउंड में वो चलता है, हाँ, तब वो आपको ले जाते हैं। मैं पूछना चाह रहा था कि उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है क्या फिर से? फिर लेने का क्या फिर मतलब से होता मतलब है? आप पुराने फिर से मतलब आप ये कह रहे हो कि पुराने लॉग्स को आप देखना चाहते हो रीडिप्लॉय होने के बाद? हाँ, हाँ। देखो जब भी पॉड रीडिप्लॉय होता है वो एक नया कंटेनर होता है। मतलब पुराना कंटेनर कभी भी पुरानी स्टेट से वापस नहीं आता है। एक कंटेनर जब भी डिलीट या टर्मिनेट होता है वो हमेशा एक नया कंटेनर, नया कॉपी लॉन्च होता है। ये मतलब कंटेनर्स का वो है, लिमिटेशन है, कंटेनर्स टेक्नोलॉजी का ही लिमिटेशन है। क्यूबरनेटिस ने तो इसको इनफैक्ट बल्कि हेल्प किया है। क्यूबरनेटिस ने क्या किया है कि जो कंटेनर्स का जो प्रॉब्लम होता था, कंटेनर देखो रन टाइम सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब उनको आप रन कर सकते हो, उनसे आप कोई काम करा सकते हो, बट आप उसको उनके अंदर सेव नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास अपना कुछ भी नहीं होता है। हाँ, आप क्या करते हो कि आप ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसको सॉल्व करने के लिए क्यूबरनेटिस ने क्या किया, क्यूबरनेटिस ने उसको एनवायरनमेंट दिया कि आप अपने उस कंटेनर को बाउंड कर सकते हो किसी वॉल्यूम के साथ। तो जब आप डिफाइन करते हो अपना हेल्म चार्ट, उस हेल्म चार्ट में आप डेफिनेशन देते हो कि मेरे इस कंटेनर के साथ एक वॉल्यूम माउंट होगा। तो जैसे ही वो कंटेनर अप आता है वो इमीडिएटली माउंट कर देता है एक एक्सटर्नल वॉल्यूम पे। तो वो जो भी डेटा प्रोसेस करता है वो उस जब वो डायरेक्टरी में सेव करता है तो बेसिकली वो बाहर सेव होता है, जिसे हम नेटवर्क फाइल सिस्टम बोलते हैं। नेटवर्क फाइल शेयरिंग होती है ना, एनएफएस। तो सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट पे ओपन जो है आपका कुबरनेटिस काम करता है। वो पॉड्स को बाउंड कर देता है उन क्या कहते हैं कंटेनर्स को आपके वॉल्यूम के साथ। तो वो वॉल्यूम पे जो भी डेटा राइट होता है वो आपका एक्सटर्नल चला जाता है। नेक्स्ट टाइम जब नया कंटेनर आएगा तो वो उसको उससे अनबाउंड करके नए वाले से बाउंड करेगा। तो वो डेटा आपको वहां पे दिख जाएगा नए वाले कंटेनर में। पर अगेन वो डेटा कंटेनर के अंदर नहीं है, कंटेनर के बाहर है। जस्ट कंटेनर ने उसके साथ माउंटिंग किया हुआ है नेटवर्क फाइल शेयरिंग पे। और ये नेटवर्क फाइल शेयरिंग क्यूबरनेटिस प्रोवाइड करता है। तो अगर आप लॉग्स की बात करोगे तो लॉग्स जो होते हैं पॉड्स के वो कहीं भी सेव नहीं होते, वो आपको कहीं ना कहीं राइट करना पड़ेगा। आपको मतलब बैकग्राउंड में कहीं किसी न किसी वॉल्यूम पे रीडायरेक्ट करना पड़ेगा अगर आपको चाहिए तो। अच्छा। ठीक है, जी, थैंक यू भाई। ओके। तो इसके साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। काफी अच्छी क्लास रही, काफी डिटेल में बातें हुई है। फंडामेंटल्स का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया मैंने आप लोगों का। अब मैं नेक्स्ट लेवल वाला कोर्स स्टार्ट करूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्लास का मैं शेड्यूल भेजूंगा, ठीक है। लेट्स सी कि मैं कब भेजता हूँ। मे बी नेक्स्ट सैटरडे तो होगा ही, बट कंटेंट मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा नेक्स्ट लेवल के अकॉर्डिंग। इसमें अब तक आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह पढ़ लो। क्लास 1 से क्लास 5 तक आपका सारा फंडामेंटल इंक्लूडेड है। जो भी आपके डाउट्स हैं बेसिक क्यूबरनेटिस के, वो सब 1 to 5 के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। मैं आपको शेयर कर दूंगा ये पीपीटी भी और इसका रिकॉर्डिंग भी, ठीक है। तो इसके साथ हम खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। जी, लास्ट रिकॉर्डिंग का आपने पीपीटी भेजा है क्या? यार लास्ट रिकॉर्डिंग की ना पीपीटी एक्चुअली मैं लॉस्ट हो गई है, क्योंकि जो स्लाइड थी ना वो मैंने क्लाउड पे सेव करता हूँ। तो आई डोंट नो, वो मल्टीपल अकाउंट्स की वजह से वो जो भी मैंने उस क्लास में बताया था वो सब लॉस्ट हो गया है। तो आई एम ट्राइंग कि मैं अगर उसको वापस अच्छा। मतलब किसी तरह कवर कर सकूं, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी अच्छे से नहीं हुई थी तो एक्चुअली क्या था उसमें। ना, आपका रिकॉर्डिंग थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था उसमें, लास्ट वाला रिकॉर्डिंग में यार वो ना प्रॉब्लम जियो ब्लिंक मीट कर के रहा था। साथ है। वो जियो मीट के साथ है, रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड हो रहा है ना ये स्क्रीन, तो बीच बीच में ना स्क्रीन ब्लैक आती है। अब उसके लिए मुझे नेक्स्ट वीक से, तो नेक्स्ट मेरी जो भी क्लास होगी ना, तो आई विल मेक श्योर कि मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे करूँ, मे बी गूगल पे या फिर टीम्स पे। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं इनवाइट भेजूंगा, ठीक है। ओके, ओके, लेट्स होप कि इस चलेगा। बार रिकॉर्डिंग अच्छे से, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट, ओके, थैंक चलो यू। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। वेलकम, बाय बाय।